आप सबको सैल्यूट करना चाहता हूं। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके जज्बे को। चंद्रयान 2 के पद चिन्ह जहां है, वो स्थान आज से तिरंगा पॉइंट कहलाएगा। और जहां पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर पहुंचा है, वो स्थान आज से शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगा। ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। ये वो भारत है जो नया सोचता है, नए तरीके से सोचता है, जो डार्क जोन में जाकर भी दुनिया में रोशनी की किरण फैला देता है। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. यही वो तस्वीरें थी जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गई। भारत के वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिया था। आज से ठीक 1 साल पहले यानी 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था। प्रक्षेपण के कुछ दिनों बाद चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग की थी। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर के साथ प्रक्षेपित हुआ था। इस तरह भारत अपने तीसरे चंद्र मिशन के जरिए चांद के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बन गया। लैंडिंग करने के साथ ही वैज्ञानिकों के साथ साथ पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेंगलुरु में इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात की और चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए टीम को बधाई दी थी। इसरो के वैज्ञानिकों के साथ बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री भावुक हो गए थे और उन्होंने चंद्रयान 3 टीम की उनके समर्पण और प्रयासों के लिए प्रशंसा की थी। आप सबको सैल्यूट करना चाहता हूं। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए ये भी कहा था कि आज भारत चांद पर है। हम वहां गए जहां कोई नहीं गया था। हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। इंडिया इज ऑन द मून। We have our national pride placed on the moon. हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था। हमने वो किया
जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। ये वो भारत है जो नया सोचता है, नए तरीके से सोचता है, जो डार्क जोन में जाकर भी दुनिया में रोशनी की किरण फैला देता है। इक्कीसवीं सदी में यही भारत दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करेगा। मेरी आंखों के सामने 23 अगस्त का वो दिन, वो एक एक सेकंड बार बार घूम रहा है। जब टचडाउन कंफर्म हुआ तो जिस तरह यहां इसरो सेंटर में पूरे देश में लोग उछल पड़े, वो दृश्य कौन भूल सकता है। कुछ स्मृतियां अमर हो जाती हैं। वो पल अमर हो गया। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के लिए मुख्य रूप से 3 उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। पहला, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराना। दूसरा, चंद्रमा की सतह कही जाने वाली रेजोलिथ पर लैंडर को उतारना और घुमाना। और तीसरा, लैंडर और रोवर से चंद्रमा की सतह पर शोध कराना। अगर लैंडर मॉड्यूल की बात की जाए तो चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल में लैंडर और रोवर्स शामिल थे। इन दोनों के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के करीब उतरने के बाद उनका जीवन काल 1 चंद्र दिवस था, यानी चांद पर 1 दिन तक रिसर्च की गई। चंद्रमा पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। चंद्रयान 3 का लैंडर 2 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा, 1 मीटर 116 सेंटीमीटर ऊंचा और 1749 किलोग्राम वजनी था। चंद्रयान 3 के संचार में लैंडर ने अहम भूमिका निभाई, क्योंकि ये लैंडर से निकले रोवर से संचार करता था। इसने रोवर के साथ साथ चंद्रयान 2 पर लॉन्च किए गए ऑर्बिटर के साथ भी संचार किया। इनके अलावा ये बेंगलुरु के पास बेलालू में इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क से भी सीधा संवाद किया। चंद्रयान 1 और मंगलयान जैसे अंतरिक्ष अभियान के दौरान भी नेटवर्क से संवाद किया गया था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि चंद्रयान 3 से हमें आखिर क्या हासिल हुआ। दरअसल चांद के दक्षिणी ध्रुव पर गए विक्रम और प्रज्ञान ने हमें चांद के बारे में नई जानकारियां दी। वैज्ञानिक अभी भी चंद्रयान 3 मिशन के डेटा का विस्तृत अध्ययन करने में लगे हुए हैं। हालांकि 4 खोज ऐसी है जिनमें वैज्ञानिकों की गहरी दिलचस्पी है। विक्रम लैंडर ने चांद के आयन मंडल का घनत्व और तापमान मापा। इसरो के मुताबिक दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा की सतह को घेरने वाले इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड प्लाज्मा की 100 किलोमीटर मोटी परत में आयनों और इलेक्ट्रॉनों का अपेक्षाकृत विरल मिश्रण है। शुरुआती माप से अंदाजा मिलता है कि हर क्यूबिक मीटर में लगभग 5 मिलियन से 30 मिलियन इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसरो के वैज्ञानिकों ने नेचर पत्रिका को बताया कि जैसे जैसे चांद पर दिन आगे बढ़ता है, घनत्व अलग अलग होने लगता है। पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में एक समान परत का चरम घनत्व 10 लाख इलेक्ट्रॉन प्रति घन सेंटीमीटर है। अगर इंसान चांद पर बसता है तो आयन मंडल का घनत्व संचार और नेविगेशन प्रणालियों को प्रभावित करेगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व जितना अधिक होगा, रेडियो संकेतों को आयन मंडल के माध्यम से यात्रा करने में उतना ही अधिक समय लगेगा। वैज्ञानिक कहते हैं, विरल प्लाज्मा का मतलब है कि संभावित देरी न्यूनतम होगी। दूसरे शब्दों में, ट्रांसमिशन के लिए कोई समस्या पैदा नहीं होगी।
चंद्रयान 3 के लैंडर में 10 सेंसरों से लैस तापमान जांचने वाला उपकरण भी लगा था। ये चांद की सतह से 10 सेंटीमीटर नीचे तक पहुंचने में सक्षम था। इसके द्वारा भेजे गए आंकड़ों से पता चला कि दिन के दौरान 8 सेंटीमीटर नीचे का तापमान सतह की तुलना में लगभग 60 डिग्री सेल्सियस कम होता है। विक्रम लैंडर पर लगे सिस्मोग्राफ ने चांद की सतह पर तरह तरह के कंपन दर्ज किए। हालांकि एक कंपन पर वैज्ञानिकों की खास नजर रही। ये बेहद छोटा सिस्मिक इवेंट था जो 4 सेकंड में खत्म हो गया था। इसरो के वैज्ञानिकों को लगता है कि ये छोटा चंद्रकंप हो सकता है या फिर किसी छोटे उल्कापिंड का प्रभाव। प्रज्ञान रोवर ने टेस्टिंग में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर की मौजूदगी कंफर्म की। इसरो के मुताबिक एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और आयरन भी मिला है। सल्फर पिघले हुए लावा का एक प्रमुख तत्व है और रिसर्चर्स को लगता है कि चांद की सतह ऐसे ही पिघले गर्म लावा की मोटी चादर से बनी है। चंद्रयान 3 ने चांद से जुड़ी कई अहम जानकारियां इसरो के वैज्ञानिकों तक पहुंचाई, जिसने चांद को समझने में अहम योगदान दिया। हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 3 के रोवर को लेकर खुशखबरी देते हुए बताया कि प्रज्ञान रोवर ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भेजी है, जिससे प्राप्त निष्कर्षों के मुताबिक विक्रम लैंडर के जरिए चंद्रमा पर पहुंचे प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के शिव शक्ति बिंदु के पास कई अहम खोजें की हैं, जो उस इलाके में मौजूद चंद्रमा की चट्टानों के टुकड़ों और उनकी उत्पत्ति से जुड़ी हुई है। इसरो के मुताबिक प्रज्ञान रोवर ने लैंडिंग स्थल पर छोटे गड्ढों के रिम, दीवार, ढलानों और फर्श के आसपास फैले छोटे चट्टान के टुकड़े देखे। इसरो के वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रज्ञान रोवर द्वारा की गई इस खोज के ये परिणाम चंद्र अन्वेषण में बेहद ही महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये उन पिछले अध्ययनों का समर्थन करते हैं जो चंद्र रेगोलिथ के अंदरूनी हिस्से में चट्टान के टुकड़ों के धीरे धीरे मोटे होने का अनुमान लगाते हैं। वैज्ञानिकों ने अब ये खुलासा किया है कि चंद्रयान 3 की नई खोज में ये पता चला है कि जब प्रज्ञान रोवर शिव शक्ति बिंदु के पश्चिम की ओर करीब 39 मीटर आगे बढ़ा था, तो वहां पर जो चट्टानें उसे मिली उनकी संख्या और आकार में काफी बढ़ोतरी थी। चंद्रयान 3 में हमने बहुत सारी सावधानियां रखी, काफ़ी सारे ग्राउंड पे एक्सपेरिमेंट्स किए और एक फुल प्रूफ मिशन के जरिए हमने चंद्रमा के ऊपर हमारा रोवर और लैंडर सिस्टम को लैंड किया। उसके बाद वो सिस्टम 14 दिन चला, उससे काफ़ी भारी मात्रा में हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। वो इन्फॉर्मेशन आगे वाले मिशन के लिए बहुत उपयुक्त होगी। सो अब हम चंद्रयान 4 मिशन करने जा रहे हैं अगले 3 से 4 साल में। तब हम वहाँ से मिनरल्स को वापस लाएंगे। वो मिशन भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट मिशन है। सो चंद्र का पूरा मिशन अगर हम देखेंगे तो हमने ये डिसाइड किया है 2040 में पहला भारतीय चंद्र के ऊपर लैंड हो सकता है। सो उसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। चंद्रयान 3 उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप था। पहला सक्सेस ये था, दैट इज एक एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके हम चांद में लैंड हो सकता है, उधर रोवर को चला सकता है, एक 14 डेज उधर काम कर सकता है। हमारा इंस्ट्रूमेंट उधर ठीक से अच्छा से इंटरनेशनली अप्रिशिएट करने के तरीके से काम कर सकता है करके एक डेमोन्स्ट्रेट किया। ये एक पहला चीज है, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मिशन है, उसमें कंप्लीट सक्सेस वो एक पहला बात है। सेकेंड, साइंटिफिक रिसर्च हम ये देखना है, ये मिशन में हम एक सीस्मिक रिकॉर्डर भी लेके गया था। मतलब धरती में भूकंप हो रहा था ना, उसी तरह चांद में भूकंप होगा। भूकंप नहीं बोलता है, मून क्वेक बोलता है। तो वो हुआ, उसको हम रिकॉर्ड किया। इससे हमको 2 चीज मिलेगा इस तरह से मून क्वेक हम रिकॉर्ड करने के समय। एक है मून के अंदर स्ट्रक्चर्स क्या है वो हम पढ़ सकता है, एक बात है। दूसरा, फ्यूचर में मून में हम कंस्ट्रक्शन करना है तो किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करना है, किस तरीके से उधर मून के आ सकता है, उसको सेफ करके करना है ना। लगभग आप सोच लो दैट दिल्ली के आसपास earthquake प्रोन है, उधर आप कंस्ट्रक्शन करने के लिए समय कुछ चीज आप सोच में रखना है। दूसरा जगह में earthquake ही नहीं आएगा, उधर आप दूसरे तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकता है। सो मून का ये अंडरस्टैंडिंग, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग इसरो ने ढूंढ के निकाला। सिर्फ इसरो को नहीं है,
पूरे दुनिया को यूज होगा। ये सेकंड है साइंटिफिक मिशन। तीसरा है फॉरवर्ड लुकिंग। मिशन खत्म हो गया, मिशन का पूरा हो गया, बट स्टिल यान था उधर। इधर से एक यान ये चंद्रयान को धरती से मून तक लेके गया ना, ऑर्बिटर, मून को ऑर्बिट किया ना, वो भी था। उसको क्या करे? इसरो ने सोचा किसी भी चीज को सिर्फ यूज एंड थ्रो नहीं करना है, मैक्सिमम यूटिलिटी करना। तो वो चंद्रयान 3 लैंड हो गया ना, उसमें फ्यूल था, तो वो एक काम किया, जस्ट एक फ्रॉग के तरह, मेढक के तरह इधर से उधर जंप करो। क्यों वो इंपॉर्टेंट है? नेक्स्ट मिशन में चंद्रयान 4 में हम रिटर्न होना है, तो वो इंजन दोबारा स्टार्ट होना है। 14 डेज के बाद उतना ठंड में स्टार्ट होगा नहीं स्टार्ट होगा, वो हम टेस्ट करके देखें। इसी तरह वो ऑर्बिटर इधर से लेके गया ना हमको चांद तक, वो वेस्ट है, उसका काम खत्म, उसमें भी फ्यूल था। तो इसरो ने सोचा उसको धरती के पास वापस लेके आया, बिकॉज एनी हाउ फ्यूचर में इस तरह से हम रिटर्न मिशन दैट इज चंद्रयान 4 में हम वापस लेके आए, तो वो वापस लेने के लिए ये टेस्ट भी कर दिया। इस तरह से एक ही पत्थर में सिर्फ 2 नहीं है, 3 मैंगो ने अचीव किया। चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य चांद से चट्टानों के टुकड़े या अन्य नमूने धरती पर लाना नहीं था, बल्कि इसे निर्धारित अवधि तक चांद पर रहकर ही अनुसंधान करने के लिए डिजाइन किया गया था। और इस मिशन की सफलता भारत के लिए बड़े गर्व का विषय है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 27 अक्टूबर 2023 को बताया कि चंद्रयान से विक्रम लैंडर जब चांद की सतह पर उतरा तो उसने करीब 2.06 टन लूनर एपिरेगोलिथ यानी चंद्रमा की धूल को उड़ाया था। इससे वहां एक शानदार एजेक्टा हेलो यानी चमकदार आभामंडल बन गया। लैंडिंग पॉइंट यानी शिव शक्ति बिंदु पर उठा ये धूल का गुबार करीब 108.4 वर्ग मीटर के हिस्से में फैल गया था। चंद्रयान 3 की अपार सफलता के बाद अब इसरो जोर शोर से चंद्रयान 4 मिशन को अंजाम देने के कार्य में भी जुट गया है। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने कहा है कि चंद्रयान 4 शिव शक्ति बिंदु से पृथ्वी पर चंद्र नमूने वापस लाएगा। बहरहाल यदि इसरो चंद्रयान 4 मिशन के जरिए चांद के दक्षिणी ध्रुव से चट्टानों, मिट्टी सहित अन्य तत्वों के नमूने धरती पर लाने में सफल रहता है तो इसरो के इतिहास में ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और इसरो का ये मिशन उसकी अंतरिक्ष उड़ान में मील का पत्थर साबित होगा। चंद्रयान 4 इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो सैंपल रिटर्न मिशन है। जैसा मैंने कहा कि क्या होता है कि आपने एक रोबोटिक इक्विपमेंट भेजा था, उसमें काफ़ी सारे प्रावधान थे, लेकिन उसका जो पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन था वो एक मिनिमल इंस्ट्रूमेंटेशन था, वो बेसिक खोजबीन कर सकता था। लेकिन हमें अगर डिटेल में एनालिसिस करना है तो हमें वो जो सरफेस के ऊपर है या उसके थोड़े सरफेस के अंदर भी है, क्योंकि वो डिगिंग भी करने वाला है 2028 में जो हमारा चंद्रयान 4 मिशन जाएगा। सो वहाँ से वो सैंपल्स निकालेंगे और वो सैंपल्स पृथ्वी पर ले आएंगे। सो हमारे यहाँ जो व्यवस्था है उसके ज़रिए मैं ये कहूँगा कि हम अच्छी तरह से उसका डिटेल्ड एनालिसिस कर पाएंगे। आप जब एक रोवर इक्विपमेंट भेजते हैं तब इतना डिटेल्ड एनालिसिस होने की संभावना कम होती है। सो वो डिटेल्ड एनालिसिस करने के लिए सैंपल रिटर्न मिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले दिनों में जब हम ह्यूमन एस्टैब्लिशमेंट वहाँ पे करने चाह रहे हैं तो हमें ये पता चलना होगा कि वहाँ का जियोग्राफी क्या है, वहाँ का जियोलॉजी क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसके जरिए मिलेगी। उधर से आप सैंपल कलेक्ट करो, पत्थर का सैंपल, मिट्टी का सैंपल, ये सब सैंपल कलेक्ट करो, एक बॉक्स के अंदर लॉक कर दो। देन वो पार्ट को चांद से एक रॉकेट से ऊपर भेजने के समय हमारा ऑर्बिटर चांद को रोटेट करके आएगा ना, वो कैप्चर करेगा, वो पकड़ेगा, देन वो धरती के पास वापस भेजेगा। सो सैंपल रिटर्न मिशन, तो धरती का मिट्टी, धरती का पत्थर, उसको वापस लेके आता। इधर हम लेबोरेटरी में उसको डिटेल में स्टडी कर, यही है तीसरा कदम। हम पहला 2 कदम कर चुका,
चंद्रयान 3 सेकंड कदम रख दिया। चंद्रयान 4 में ये प्लान कर रहा है ये तीसरा कदम करेंगे, मतलब चांद में जाके लैंड हो जाएंगे, उधर से इधर से सैंपल कलेक्ट करेंगे, एक बॉक्स के अंदर डाल के उसको वापस लेके आएंगे। इसके लिए प्लानिंग अभी हो रहा है। दरअसल चंद्रयान 4 को चांद से मिट्टी के नमूने वापस लाने के लिए बनाया गया है। इसे एक बार में नहीं बल्कि 2 अलग-अलग रॉकेट लॉन्च करके अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा जाएगा। फिर अंतरिक्ष में ही इन दोनों भागों को जोड़कर चंद्रयान 4 को पूरा बनाया जाएगा और उसके बाद ही चांद की तरफ भेजा जाएगा। साथ ही इसरो और भी कई महत्वपूर्ण कामों को अंजाम देने में जुटा हुआ है। मसलन इसरो भारत के पहले ह्यूमन गगनयान मिशन को लेकर भी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। साथ ही भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 भी शानदार काम कर रहा है। इस मिशन ने हाल ही में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। इसी साल जनवरी में अपने निर्धारित स्थान सूर्य पृथ्वी के L1 पॉइंट तक पहुंचने के बाद इस मिशन ने L1 पॉइंट की हेलो कक्षा की अपनी पहली परिक्रमा पूरी की है। इसरो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को लेकर भी काम कर रहा है। इसरो के मुताबिक भारत का यह स्पेस स्टेशन कुल मिलाकर 52 टन के करीब होगा। ये 27 मीटर लंबा यानी 88.58 फीट और 20 मीटर चौड़ा यानी 65.61 फीट का होगा। इसरो की प्लानिंग है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 से ऑपरेशनल हो जाए। देश के अपने अंतरिक्ष स्टेशन का नाम भारत अंतरिक्ष स्टेशन होगा। इसरो के वैज्ञानिक वीनस ऑर्बिटर मिशन पर भी काफी समय से काम कर रहे हैं। दरअसल इस मिशन के जरिए वैज्ञानिक शुक्र ग्रह के वायुमंडल के रसायन, उसके गतिकी और संरचनात्मक विविधताओं के साथ साथ सौर विकिरण और सौर पवनों के प्रभावों पर भी रिसर्च कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसरो इस मिशन को 2026 से 2028 के बीच लॉन्च कर सकती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में अंतरिक्ष की दुनिया में नित नए सफलता के कदम आगे बढ़ा रहा है और वैश्विक मंच पर देश का मान और सम्मान बढ़ा रहा है।